नमस्कार भैया। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम रंध्र गति के बारे में पढ़ रहे थे। रंध्र गति में हमने मान शर्करा परिकल्पना पढ़ी, स्टीवर्ड की परिकल्पना पढ़ी। अब एक तीसरी परिकल्पना जो इम्पोर्टेंट भी है, सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण विधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण विधि है, इसके ये परिकल्पना किसने दी? तो ये परिकल्पना फुजीनो ने, वैज्ञानिक का नाम था फुजीनो ने, सन 1959 में और प्रतिपादित किया। फिर सन 1974 में लेविट, वैज्ञानिक का नाम था लेविट, जिसमें इसमें थोड़ा परिवर्तन किया, संशोधन किया और इस परिकल्पना को पुनः प्रतिपादित किया। अब इस परिकल्पना में क्या होता है? सामान्य बातें वही होती है कि जल का अंदर प्रवेश करना। अब जल अंदर प्रवेश कैसे करेगा, इसके कारण अलग अलग है, सबने अलग अलग बताया। पोटेशियम परिकल्पना में अलग है। इसमें क्या होता है? रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया, इसमें दो चरणों पड़ते हैं, रंध्रों का खुलना और बंद कैसे होती है। तो रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च के जल अपघटन से, स्टार्च का जब जल अपघटन होता है, स्टार्च में जब जल अपघटन होता है तो उससे क्या बढ़ता है? मैलिक अम्ल बढ़ता है। याद रखना, स्टार्च का जब प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है तो उससे मैलिक अम्ल बढ़ता है। मैलिक अम्ल का वियोजन, फिर क्या होता है? मैलिक अम्ल बढ़ने के बाद में मैलिक अम्ल का वियोजन होता है। किसमें? मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में, मेलेट और हाइड्रोजन आयन में उसका अपघटन हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये इनका तो बाहर गमन होगा, द्वार कोशिकाओं से ये सहायक कोशिकाओं में जाएंगे, और जो सहायक कोशिकाओं में जो पोटेशियम आयन होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं दिन में, और वो पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं। तो सहायक कोशिकाओं में जो पोटेशियम आयन है वो सक्रिय होके समन विधि द्वारा, वहन द्वारा पोटेशियम आयनों का द्वार कोशिकाओं में प्रवेश होता है और हाइड्रोजन आयन है वो द्वार कोशिकाओं से बाहर जाते हैं। तो पोटेशियम आयन तो अंदर आ गए, जैसे ये रंध्र है, ये इसकी द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं में, और ये सहायक कोशिकाएं। तो पोटेशियम आयन है वो तो अंदर आएंगे और हाइड्रोजन आयन है वो बाहर जाएंगे। तो जो मेलेट बना था, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में वियोजन हुआ था मैलिक अम्ल का, तो वो जो हाइड्रोजन आयन बाहर चले गए, पोटेशियम आयन के अंदर आने से मेलेट के साथ में पोटेशियम आयन जुड़ जाएगा और पोटेशियम मेलेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है। किसका? पोटेशियम मेलेट का। पोटेशियम मेलेट के निर्माण होने से द्वार जो कोशिकाएं होती हैं, जो ये द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं में पराश्रय दाब है वो बढ़ जाता है, उसकी सांद्रता है वो बढ़ जाती है। पराश्रय की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है, और वृद्धि होगी तो क्या होगा? जल है वो अंदर आएगा। जल वो क्या होगा? पराश्रय दाब बढ़ने से जल वो किधर आएगा? अंदर आ जाएगा। तो पराश्रय दाब बढ़ने से जल का क्या होगा? द्वार सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश हो जाएगा, और जब जल का अंदर प्रवेश होगा तो आपको पता है कि जल जैसे ही द्वार कोशिकाओं में भरेगा तो उन द्वार कोशिकाओं में जल के भरने से द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएंगी, फैल जाएगी, और रंध्र है वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। तो ये खुलने की प्रक्रिया हमने पढ़ी है कि स्टार्च का अपघटन होता है, मैलिक अम्ल बनता है, मैलिक अम्ल का मेलेट और हाइड्रोजन आयन में वियोजन होता है, हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन सक्रिय होकर अंदर आते हैं, पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है, पराश्रय दाब बढ़ता है, जल का अंदर प्रवेश, पराश्रय सांद्रता बढ़ती है, जल का अंदर प्रवेश होता है, और द्वार कोशिकाएं स्फीत होकर द्वार रंध्र होकर द्वार वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। अब बंद होने की प्रक्रिया, बंद होने की प्रक्रिया में क्या होता है? बंद होने की प्रक्रिया रात्रि में, जब शाम के समय अंधेरा हो जाता है, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तब होती है। तो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होने से उपरंध्रीय त्वचाएं या सहायक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाओं में CO2 की क्या हो जाती है? द्वार कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है,
CO2 की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि प्रकाश संश्लेषण रात्रि में नहीं होता। CO2 की मात्रा सांद्रता में वृद्धि होगी और CO2 की उपस्थिति में जो पत्तियों में जो FCC हार्मोन होता है वो सक्रिय हो जाता है और वो सक्रिय होकर क्या करता है, वो द्वार कोशिकाओं में जो पोटेशियम आयन पोटेशियम मेलेट बना था तो वो वापस टूटता है। पोटेशियम मेलेट है तो मेलेट और पोटेशियम आयन टूट जाते हैं और द्वार कोशिकाओं से फिर पोटेशियम आयन वो क्या होते हैं, वापस पोटेशियम आयन है वो बाहर जाएंगे, वापस बाहर जाएंगे क्योंकि पोटेशियम और मेलेट है वो वापस क्या हो गया, उनका अपघटन हो गया। पोटेशियम आयन क्या होंगे, वापस बाहर जाएंगे और जो द्वार कोशिकाओं में पराशर की जो सांद्रता है दाब है वो क्या हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है और कमी होने से जल है वो वापस कहाँ चला जाता है, द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। अब द्वार कोशिकाओं में जल की कमी होगी, जल की कमी होते हैं द्वार कोशिकाएं क्या होती है, सलत हो जाती है, ढीली हो जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया शाम को रात्रि के समय होती है। तो ये खुलने की प्रक्रिया है पोटेशियम आयन की सक्रियता से और ये स्थानांतरण से और ये बंद होने की प्रक्रिया है। इसको हमें फ्लो चार्ट, जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसी से हमें याद रखना है, इसी से इसका वर्णन लिखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है तो ये ध्यान में रखना है। तो ये तीसरी परिकल्पना होगी। तो रंध्र की गति की तीन परिकल्पनाएं थी, तीनों हमने पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। एक बाह्य कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, कारक दो प्रकार के होते हैं, तो बाह्य कारक होते हैं और एक आंतरिक कारक होते हैं। बाह्य कारक में सबसे पहले आता है प्रकाश। दिन में जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं और रात्रि में जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता तो रंध्र रात्रि में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश रहने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सामान्य सी बात है, आप जानते हैं। दूसरा वायु, जैसे ये पौधा पौधा जब वाष्पोत्सर्जन करेगा तो इसके ऊपर की वायु में जलवाष्प की बूंदें, जो वातावरण की नमी है वो इसमें फैलती रहती है। जब हवा चलेगी तो ये जो जलवाष्प है वायु में जो उपस्थित जल के छोटे छोटे बूंदें वो क्या चली जाती है, हट जाती है। वायु चलने से ये हट जाएगी। अब यहाँ से जलवाष्प की बूंदें हटने से यहाँ पे नमी क्या हो गई, कम हो गई। तो नमी कम हो गई, इस नमी की आपूर्ति करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, तेज हो जाएगी। कहना मतलब जब वायु चलती है, हवा चलती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वायु हटा के ले जाती है जो नमी, उस नमी की पूर्ति के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है। हवा की गति कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। तो ये दूसरा कार्य का वायु, पहला प्रकाश, दूसरा वायु। तीसरा है मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा या उपस्थित जल की मात्रा। यदि मिट्टी में जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी तो पौधे को क्या होंगे, जल ज्यादा मिलेगा, रंध्र खुल जाएंगे, वाष्पोत्सर्जन की गति वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और यदि मिट्टी में जल की मात्रा कम होगी, सूखा होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी, रंध्र वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा भी क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। चौथा है तापमान, गर्मी। अपन जानते हैं कि गर्मी जब पड़ती है तो वातावरण में नमी की आर्द्रता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो नमी कम हो जाएगी तो उस नमी की आपूर्ति के लिए वाष्पोत्सर्जन है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो रंध्र क्या होगा, खुल जाएंगे। तो तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये चार कारक जो हमने पढ़े ये बाह्य कारक। परीक्षा में बाह्य अलग पूछ सकते हैं, आंतरिक अलग पूछ सकते हैं। तो ये बाह्य कारक चार हमने पढ़े। अब आंतरिक कारक जो पौधे के ऊपर या पौधे में उपस्थित उसके संरचना में होते हैं, जो उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो आंतरिक कारक में सबसे पहले आता है पत्ती की संरचना। हमने पीछे पत्ती के बारे में पढ़ा था। हमने तीन प्रकार की पत्तियां पढ़ी थी, अधोरंध्री,
उभयरंध्री, अधीरंध्री पत्तियां। 3 प्रकार की पड़ी थी। अधोरंध्री वो पत्तियां होती है जिनकी निचली सतह पर, अधोरंध्री मतलब जिनकी निचली सतह पर रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, संतरा, नींबू, ये जो भी है, इनमें सब में कौन सी होती है? अधीरंध्री, जिनकी निचली सतह पर, पत्ती की जो नीचे वाली सतह होती है उस पर रंध्र की संख्या ज्यादा होती है। दूसरा आपने पढ़ा था उभयरंध्री। उभयरंध्री होते हैं जिनके दोनों सतह पर समान रूप से रंध्र पाए जाते हैं। तो एक बीजपत्री पौधे जितने भी होते हैं, बाजरा, चावल, गेहूं, इन सब में क्या होते हैं? दोनों सतह पर समान रूप से रंध्र पाए जाते हैं। और तीसरा पढ़ा था हमने अधीरंध्री। अधीरंध्री में जो जलीय पौधे होते हैं, कुमुदनी वगैरह, तो उनकी ऊपरी जो सतह होती है उन पे रंध्र पाए जाते हैं। तो पत्तियों की संरचनाएं अलग अलग होती है। इसके अलावा कुछ मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर मोम की परत पाई जाती है। क्यूटिकल की मोम की परत मोटी होती है, मोम की परत पाई जाती है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है, वो मोटी होती है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो इस प्रकार से जो पत्तियों की संरचना है उनके अनुसार अलग अलग प्रकार के पौधों में वाष्पोत्सर्जन की गति है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। जिन पौधों के दोनों सतह पर रंध्र होंगे उनमें वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, जिसकी ऊपरी सतह पर होंगे उसके ऊपर वाली सतह से केवल वाष्पोत्सर्जन होगा। जलीय पौधों में जलीय पौधों में ऊपरी सतह पर होते हैं, निचली सतह पर होते हैं निचली सतह पर। तो कहने का मतलब उनकी संरचना। इसके अलावा एकांक क्षेत्रफल पर रंध्रों की संख्या यदि ज्यादा होगी, वो भी तो संरचना में आएगा कि मान लीजिए किसी पौधे की पत्ती पर एक रंध्रों की संख्या ज्यादा है तो उनमें वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। पत्तियों पर रंध्रों की संख्या का क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है तो वो वाष्पोत्सर्जन क्या करेगी? कम। तो एक पहला आंतरिक कारक हो गया पत्ती की संरचना। दूसरा है मूल प्ररोह अनुपात। जो जड़ें होती हैं, जड़ों पर प्ररोह जो निकलते हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी। मूल प्ररोह का अनुपात जड़ों के अनुपात में वृद्धि करता है, उसके क्षेत्रफल में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो प्ररोह के अनुपात में यदि वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, जिससे वो जल ज्यादा अवशोषित करेंगे, जल ज्यादा अवशोषित करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। और यदि प्ररोह का क्षेत्रफल मान अनुपात कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, मूल का जल अवशोषण का क्षेत्रफल होता है वो यदि कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? कम होगा। तो ये है मूल प्ररोह का अनुपात, नीचे से अगर जल कितना अवशोषित हो रहा है। तीसरा है पत्ती का दिक् विन्यास। अब जैसे पत्तियां, एक तो पत्ती ऐसी होती है जैसे ये सूर्य है, इसके समांतर 90 डिग्री का कोण बनता है इसका। यदि इसके साथ में पत्ती के साथ में सूर्य का प्रकाश जो गिर रहा है वो समान लंबवत गिर रहा है, वो लंबवत गिर रहा है, 90 डिग्री के कोण पे गिर रहा है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। और यदि पत्तियों की संरचना उसकी समांतर है तो जो पत्ती के ऊपर गिरने वाला प्रकाश है वो कम गिरेगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो ये आता है पत्ती के दिक् विन्यास में। पत्ती की संरचना, पत्ती की जो स्थिति है वो सूर्य के प्रकाश के लंबवत है या समांतर है। यदि लंबवत होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, समांतर होगी तो कम होगा। तो ये सारे कारक हमने पढ़े, मैंने आपको वर्णन बताया। आपको ये पॉइंट याद रखने, एक बार में पढ़ते आपको याद हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के लाभ। वैसे वाष्पोत्सर्जन क्या है? आवश्यक बुराई है। आवश्यक मतलब जरूरी भी है लेकिन बुराई है, क्योंकि इसमें जल की क्या होती है? हानि है। लेकिन ये पौधों के लिए अति आवश्यक भी है। बुराई है लेकिन अति आवश्यक है। तो इसके लाभ पढ़ते हैं। इसके लाभ क्या है? हानि तो ये कि इससे जल की हानि होती है। लाभ है, पहला लाभ है कि वाष्पोत्सर्जन होने से जल नीचे से मिट्टी से अवशोषित होता रहेगा। जाइलम है वो जल से भरा हुआ रहेगा। तो जाइलम में जल स्तंभ के तनाव, जिससे जाइलम तनाव में रहेगा पौधा सीधा रहेगा। ठीक है। अपन देखते हैं कि जब कई बार गर्मियों में पानी की उपस्थिति नहीं होती तो पौधे लटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल जाइलम में जल की आपूर्ति नहीं होती तो वो तनाव में नहीं रहता। और रसारोहण के लिए अति आवश्यक है। रसारोहण जिसके द्वारा पौधे में कोई भी पदार्थ है वो नीचे से ऊपर की ओर जो चढ़ते हैं उसे रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला लाभ ये हो गया। दूसरा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन
द्वारा खनिज पदार्थ जो मिट्टी से ग्रहण किए जाते हैं, या जल का अवशोषण होता है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है वृद्धि के लिए, उसकी भोज्य पदार्थों के निर्माण के लिए। और तीसरा है पत्ती का तापमान। पत्ती का तापमान को नियंत्रित करता है। यदि गर्मी होती है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, आसपास नमी हो जाती है जिससे पौधे को ठंडक मिलती है, पौधे के नीचे भी ठंडक रहती है। तो हम गर्मियों में यदि पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हम ठंडक का महसूस करते हैं, वो इसी कारण होता है। तो कहने मतलब पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन है वो पत्ती के तापमान का नियंत्रण करता है, पौधे के तापमान का नियंत्रण है। हमारे शरीर में भी जो पसीना आता है तो पसीना हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, वैसे ही वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों के तापमान का नियंत्रण होता है। चौथा है पौधों में उपस्थित जो अतिरिक्त जल, पौधे में जो भी अतिरिक्त जल आ जाता है तो उस अतिरिक्त जल को वो किसके माध्यम से निकालते हैं, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। तो ये इसके वाष्पोत्सर्जन के लाभ हैं। ये चैप्टर अब समाप्ति की ओर है। थोड़ा सा इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है जिसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, विद्यालय जैसे खुलेंगे तो कुछ आपकी तैयारी होनी चाहिए। परीक्षाएं हो सकता है यथा समय अपने समय पर ही हो, तो आपको समय आगे कम मिलेगा, इसलिए इस समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।